सभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए पहला लेक्चर जो था हमारा, जो पहला चैप्टर था वो था लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर। उसमें भी हमने सारा पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, 4 हमने बेसिक लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी थी। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि आपका ब्रेन किस तरीके से कंट्रोल करता है आपको, आपके अंदर किस तरीके से आपका पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है, आपके हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं, और आप प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अपने ब्रेन के बारे में जानेंगे कि ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भूल करके हम ये देखते हैं कि नॉर्मली हमारा बिहेवियर हमारे एनवायरनमेंट में कैसा होता है। आप देखते रहते हैं कि हमारे जो लिविंग बींग्स हैं, यानी कि जो भी जिंदा है इस धरती पर ऑर्गेनिजम्स, वो कुछ ना कुछ एक्शन शो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं तो कहीं बिल्ली कोई जा रही है भाग करके, है ना। आपने देखा कोई कॉकरोच घूम रहा है, आपने देखा कोई बैक्टीरिया आपके कहीं आपके अंदर आ गया तो आपको कुछ बीमारी वगैरह हो रही है, और बहुत सारी चीजें आप देखते रहते हैं। या फिर आप कई बार देखते हैं कि लोग सड़क पे झगड़ रहे हैं, है ना, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, या फिर कोई स्कूटी चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आप अपने आसपास देखते हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब था? इससे मेरा मतलब था कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने आउटर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि आप किसी और के पास गए, आप किसी और से बात करने के लिए गए, तो आप क्या कर रहे हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई कप उठाया, है ना, तो वो आपके एनवायरनमेंट का, आपके कह सकते हैं आपके आसपास की चीजों का एक पार्ट है कप। तो आप कप के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो क्या करते हैं, अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, उनके रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने पूछा कि भाई मुझे किसी ने आपसे कोई रास्ता पूछा कि यहाँ कैसे जाते हैं, तो आपने उसको चल करके बताया, या आपने जो भी उसको मूवमेंट दे करके बताया कि आप इस साइड जाइए, आप उस साइड जाइए, या और भी तरीके से आप बोल करके उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, आप बाहर की चीजों के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। किस फॉर्म में? मूवमेंट की फॉर्म में कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चीजों को, आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन है, जैसे कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं, जैसे कि हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? जैसे कि मैं अब इस टाइम बोल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने जो बोलना है मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है। मैं अपने हाथों को कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे किस तरीके का मूवमेंट देना है बोलते टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है। और कंट्रोल किसके थ्रू है? मैं अपने ब्रेन को सिग्नल दे रही हूँ। तो ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन के थ्रू मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रही हूँ। तो कंट्रोल तो समझ में आ गया, कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल मतलब मैं अपनी बॉडी को ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कर रही हूँ। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक साथ काम करना। एक साथ काम करना कैसे? जैसे कि आप जब साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते वक्त आप कितना सारा आपके बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं। देखिए आपके पैर भी काम कर रहे हैं, सेम टाइम पर आपके हाथ भी बैलेंस बना रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी भी बैलेंस बना रही है। आप देख भी रहे हैं, और शायद आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो आप उससे बातें भी कर रहे हैं, है ना, देख भी रहे हैं। सब चीजें आपकी क्या कर रही है, एकदम साथ में काम कर रही है। सारे बॉडी पार्ट्स, आपका हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, आंखें भी काम कर रही है, मुंह भी काम कर रहा है। सब चीजें क्या कर रही है, एक साथ काम कर रही है। एक साथ काम कर रही है क्या मतलब, तो वो मतलब कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। एक साथ ही इतने सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और अपने फंक्शन प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि इस टाइम पे जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा हाथ, मेरे आंख और मेरा मुंह, तीनों चीजें कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन में यानी कि एक साथ काम कर रहे हैं। मैं अपने हाथों को भी सेम टाइम पे चला रही हूँ, आंखों को भी सेम टाइम पे चला रही हूँ, और अपने मुंह को भी सेम टाइम पे चला रही हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यही चीजें देखनी है आपको पूरे चैप्टर के अंदर कि आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। भाई अपने ऊपर काबू रखना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अब
अब ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ना, ये हमारी बॉडी में दो तरीके से चलता है। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से चलता है। कैसे? एक है हमारे पास पूरा सिस्टम नर्वस सिस्टम, और एक है हमारे पास पूरा सिस्टम हार्मोनल सिस्टम, या फिर इसी को कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये हार्मोनल सिस्टम और ये सब क्या है, ये तो हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस छोटा सा इसका ब्रीफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? देखिए, नर्वस सिस्टम में आपके क्या आता है? नर्वस सिस्टम में आपके आता है ब्रेन, आपकी न्यूरॉन सेल्स, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि आपके पास नर्वस टिश्यू होता है, उसमें आपने न्यूरॉन सेल का डायग्राम पढ़ाता है ना, लॉन्गेस्ट सेल होती है, तो वो क्या है? वो हमारे न्यूरॉन्स क्या है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ब्रेन। अब देखिए, ब्रेन और न्यूरॉन्स तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी आगे, तो एक बार स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड ये नहीं है रीढ़ की हड्डी जो आप पीछे टच कर रहे हैं, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप टच कर पा रहे हैं हार्ड स्ट्रक्चर, ये होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स होते हैं हमारे किसके, हमारी हड्डियों के बने हुए। ये क्या है? ये है हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो आप टच कर रहे हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ठीक है? बात समझ में आई? तो फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? देखिए, वर्टिब्रल कॉलम क्या है? कॉलम्स है, इनके अंदर क्या होती है? न्यूरॉन्स की बनी हुई बहुत बड़ी एक, क्या कह सकते हैं, लाइन हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, बहुत लंबा, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पैक करके रखा जाता है। सिंपल इस तरीके से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट क्या है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मान लीजिए आपने चॉकलेट दिया, तो आप क्या करेंगे? उस चॉकलेट को पैक करके देंगे, बाहर हार्ड कवरिंग में देंगे। तो ये क्या है? हार्ड कवरिंग जो है वो है वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अंदर जो ये पतली सी स्ट्रक्चर है ना, जो न्यूरॉन्स की बनी हुई थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर है, वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कनेक्टेड होती है? हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन है आपका, ब्रेन क्या करता है? यहाँ पीछे से कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड निकलती है हमारे ब्रेन के अंदर से, ब्रेन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, और उस स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रखा है आपके वर्टिब्रल कॉलम ने, ठीक है? तो अब भी कोई पूछे तो ये नहीं कहना कि वर्टिब्रल कॉलम ये जो है ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। समझ में आई बात? जिसको आप बैकबोन बोलते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम काम करता है हमारा, अभी हम देखेंगे आगे और कैसे काम करता है। अब देखते हैं हार्मोनल सिस्टम क्या होता है। देखिए, हार्मोन्स भी आपको कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? आपने ये बात सुनी होगी कि क्या होता है, टीनेज जब आती है तो बच्चों के हार्मोन्स अलग अलग टाइप के निकलते हैं। क्या कहते हैं यार, ये इसका ये जो टीनेज में बच्चा आ गया ना, इसके हार्मोन्स अलग चेंज हो रहे हैं, इस वजह से इसका चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो गया है ना। टीन एज में क्या होता है, बच्चों का स्वभाव चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बॉडी में जो हार्मोन्स प्रेजेंट है वो चेंज हो रहे हैं। अब ये हार्मोन्स एक्चुअल में होते क्या है? हार्मोन्स कुछ भी नहीं होते हैं, सिंपल केमिकल्स होते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर कुछ केमिकल्स फ्लो कर रहे हैं, उन केमिकल्स को कहते हैं हम हार्मोन्स। इन हार्मोन्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हमारी बॉडी के कई पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, कई सारी साइकिल्स हमारी बॉडी में चल रही हैं, उनको भी ये हार्मोन्स हमारे कंट्रोल करते हैं। अब ये हार्मोन सिक्रेट कहाँ से होते हैं? ये सिक्रेट होते हैं हमारे ग्लैंड्स के थ्रू। ग्लैंड्स वो कोई भी ऑर्गन होते हैं जो कुछ चीज सिक्रेट कर रहे हैं, कोई चीज बाहर डाल रहे हैं। किसके अंदर डाल रहे हैं? ब्लड के अंदर डाल रहे हैं। देखिए, ग्लैंड क्या हो गया? सिंपल कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी टिश्यू जो आपकी किसी भी चीज को बाहर निकाल रहा है, यानी कि सिक्रीट कर रहा है। जैसे कि आपकी आंखों में क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना, जो टीयर्स ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? आंखों में से आंसू निकालने का काम कर रहे हैं। म्यूकस ग्लैंड हो गया, वो आपके नाक में से आपके म्यूकस को निकाल रहा है ना। तो ग्लैंड क्या हो गया? कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू जो किसी चीज को सिक्रीट कर रहा है, वो हो गया हमारा ग्लैंड। अब ग्लैंड में कुछ स्पेशल्स होते हैं। कुछ ग्लैंड्स क्या करते हैं? सीधा ब्लड के अंदर केमिकल्स छोड़ते हैं, ठीक है? बाहर नहीं छोड़ते। जैसे आंसू है, आंसू हमारे ब्लड के अंदर नहीं जाते, ठीक है? आंसू किसके अंदर जाते हैं? बाहर आ रहे हैं। ये सब चीजें आगे बताऊंगी मैं वैसे, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है? तो ये क्या हो गया, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो सीधे केमिकल्स को हमारे ब्लड में छोड़ देते हैं। उन केमिकल्स को जो ब्लड में जाते हैं उनका नाम होता है हार्मोन्स। बात खत्म, इससे ज्यादा दिमाग मत मारो, ठीक है? सिंपल केमिकल्स जो कि ब्लड में छोड़े गए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन्हें कहते हैं, ग्लैंड्स के द्वारा छोड़े गए हैं, उनको बोलते हैं हार्मोन्स।
हॉर्मोन्स का काम है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, वो भी हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बताते हैं क्या होते हैं सब चीजें। अब देखिए आपके पास क्या एग्जाम्पल है, मेरी जो बॉडी में हर जगह क्या हो रहे हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं, वो काम होता है हमारे न्यूरॉन्स का। लेकिन अभी उसको थोड़ा सा साइड में रख करके एक सिंपल फिनोमेना और कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स को, क्योंकि बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी टर्म्स के ऊपर ही बेस्ड है। आपने टर्म्स को समझ लिया, बायोलॉजी बहुत आसान है। आपने डायग्राम्स को समझ लिया तो बायोलॉजी तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? तो पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि क्या हुआ, आप जा रहे थे आराम से, आप सड़क पे जा रहे थे, एकदम से क्या हुआ, आपने देखा आपके पीछे एक कुत्ता भाग लिया। ठीक है, आपने क्या देखा, आपके पीछे एक कुत्ता पड़ गया बहुत जोर से। तो अब क्या हो गया, आपने क्या करा, एकदम से आपकी आंखों ने ये देखा, क्या देखा कि आपके पीछे क्या पड़ गया, कुत्ता पड़ गया है। अब वो क्या करेगा, आंखों ने देखा ये, अब आंखें क्या करेंगी, हमारे ब्रेन को फटाफट से सिग्नल भेजेंगी। क्या भेजेंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्रेन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन मेरा कुछ ज्यादा अजीब सा हो गया, ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ठीक है, तो ये मेरा ब्रेन है। अब ये आंखें क्या करेंगी, ये आंखें ब्रेन को क्या भेजेंगी, सिग्नल भेजेंगी, ठीक है, सिग्नल भेजेंगी कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब ब्रेन का क्या काम है, अब ब्रेन सोचेगा समझेगा, अच्छा पीछे ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब ब्रेन क्या करेगा, वापस से सिग्नल भेजेगा, लेकिन आंखों को नहीं, वापस से वो सिग्नल भेजेगा हमारे पैरों की मसल्स को, हमारे हाथों को। वो क्या मैसेज भेजेगा, अरे भागो यार, कुत्ता पीछे पड़ गया, मरना थोड़ी ना, भागो। तो क्या है कि अब क्या करेगा, ब्रेन किसको सिग्नल भेजेगा, ब्रेन भेजेगा सिग्नल, किसको सिग्नल भेजेगा, हमारे मसल्स को। किसको भेजेगा, मसल्स को। देखा आपने, तो अब क्या हुआ, आपकी आंखों ने देखा, किसको देखा, एक एक्टिविटी को देखा कि कुछ हो रहा है। अब उसने क्या करा, फटाफट से ब्रेन को सिग्नल भेजा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है बाहर हमारे एनवायरनमेंट में। अब ब्रेन ने कहा ये तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, कुत्ता काट जाएगा तुम्हें। तो क्या करेगा, उस ब्रेन फटाफट से सिग्नल भेजेगा हमारे पैरों के मसल्स को और हम दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल फिनोमेना। अब इसमें मैं टर्म्स क्या बोल रही थी, टर्म्स है, सबसे पहली बात, पहली टर्म आती है हमारी स्टिमुलस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए वो कोई भी एक्टिविटी, बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी एक्टिविटी जो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्स देने के लिए आपको मजबूर कर रही है। कैसे, जैसे कि वो कुत्ता भाग रहा था, है ना, तो वो क्या है, वो एक चेंज हो गया एनवायरनमेंट में। वो चेंज क्या कर रहा है, उस चेंज को आप नोटिस कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स कर रहे हो भागने का। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या हो गया, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो हो गया आपके लिए स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या हो गया, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई भी एनवायरनमेंट में कहीं भी एक्टिविटी हो रही है तो वो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा टर्म आता है हमारा रिस्पॉन्स। देखिए रिस्पॉन्स तो समझ ही गए होंगे, रिस्पॉन्स मतलब जो भी आपने स्टिमुलस के लिए एक्शन लिया है वो हो गया रिस्पॉन्स। जैसे कि आप भाग रहे थे तो स्टिमुलस क्या था, कुत्ते का पीछे पड़ना, वो था स्टिमुलस। लेकिन रिस्पॉन्स क्या है, आपका भागना। तो रिस्पॉन्स क्या है कि स्टिमुलस के अगेंस्ट में, स्टिमुलस के लिए जो आप एक्शन लेते हैं उसको बोला जाता है आपका रिस्पॉन्स। बात समझ में आई? अब देखिए एक होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, चार ही टर्म्स हैं। अब आगे रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर वो ऑर्गन होता है या वो बॉडी का जो भी पार्ट है, वो पार्ट है बॉडी का जिसने हमें स्टिमुलस को देख करके बताया। अब देखो यहाँ पे किसने स्टिमुलस को देखा था, आंख ने स्टिमुलस को देखा था, आंखों ने देखा था कि क्या हो रहा है। तो आंख क्या हो गई, अब यहाँ पे आंख वो जरिया है जिसके थ्रू मुझे पता लग रहा है कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तो वो हो गई रिसीव करने वाली रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या हो गया, कोई भी ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट जो क्या कर रहा है, जो स्टिमुलस को ऑब्जर्व कर रहा है, जो स्टिमुलस को हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है, उसके सिग्नल को। बात समझ में आई? अब देखिए रिसेप्टर के बाद आते हैं हमारे इफेक्टर। ठीक है, इजी से टर्म्स नहीं है, ज्यादा कोई खतरनाक टर्म्स नहीं है आपके। ठीक है, अब क्या आते हैं इफेक्टर। अब इफेक्टर वो हो गया जिसपे उस स्टिमुलस का इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट किस पे पड़ा था, पैरों पर। भाई तुम्हें भागना पड़ रहा है ना, स्टिमुलस को देख करके इफेक्ट पड़ा पैरों पर, तुम भागना शुरू कर दिया तुमने। तो इफेक्टर वो पार्ट
पार्ट होता है जिसको ब्रेन वापस से सिग्नल भेजता है, या फिर जो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो वो इफेक्टर क्या होगा, वो बॉडी पार्ट विच शोज एक्शन या फिर शोज रिस्पॉन्स, ठीक है, जो रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। अब देखिए फटाफट से एक बार देख लीजिए, स्टाइमुलस क्या हो गया, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज, जैसे कि आपके केस में कुत्ते का भागना। फिर रिस्पॉन्स क्या हो गया, आपका भागना, ठीक है। स्टाइमुलस की उसमें स्टाइमुलस के रिस्पॉन्स में जो आपने एक्शन लिया वो हो गया आपका रिस्पॉन्स। फिर आ गया रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी कि जिसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव करी थी, यानी कि आपकी आंखें। और इफेक्टर क्या हो गया, वो ऑर्गन जिसने रिस्पॉन्स को शो करा, यानी कि पैर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई। बात तक बच्चों को समझ नहीं आते हैं ना, इनकी डेफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए दे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए ये जो मैंने आपसे कहा कि हमारी आंखों ने सिग्नल भेजा ब्रेन को, हमारी आंखों ने सिग्नल भेजा ब्रेन को। अब ये सिग्नल किसके थ्रू जाता है, कौन है यहाँ पर बैठा हुआ जो आंखों से सिग्नल लेकर के जा रहा है ब्रेन तक, है ना, कौन है इनका नौकर जो काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर काम करती है एक स्पेशल टिश्यू जिसका नाम होता है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, दोबारा बोलो न्यूरल टिश्यू, ये आप 9th में भी पढ़ करके आए, न्यूरल टिश्यू। अब न्यूरल टिश्यू में क्या होती है, न्यूरल टिश्यू में होती है बहुत सारी न्यूरॉन्स, ठीक है, बहुत सारी न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ के आए हैं, दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखिए आंखों से क्या हुआ, ब्रेन तक सिग्नल लेकर के गया कौन, न्यूरल टिश्यू यानी कि न्यूरॉन्स, और दिमाग से यानी कि ब्रेन से वापस मसल्स तक एक चीज सिग्नल लेकर के आ रही है, ये भी कौन लेकर के आ रही है, न्यूरॉन्स। यानी कि देखिए हम जो भी चीज देख पा रहे हैं, जो भी चीज कर पा रहे हैं, उसके जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, जैसे मेरे ब्रेन से मेरे माउथ तक सिग्नल आ रहे हैं बोलने के, है ना, तो ये सिग्नल लेकर के आ रही है न्यूरॉन। मेरे हाथों को सिग्नल जा रहे हैं मेरे ब्रेन से, तो उसको सिग्नल को कौन लेकर के आ रही है, न्यूरॉन। मेरे पैरों को चलने का सिग्नल मिल रहा है, तो चलने का सिग्नल कौन लेके आ रहा है, न्यूरॉन। यानी कि पूरी बॉडी में क्या है, न्यूरॉन्स का एक जाल जैसा फैला हुआ है, पूरी बॉडी में जाल जैसा फैला हुआ है न्यूरॉन्स का, पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का जाल फैला हुआ है। बात समझ में आई। तो पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स का जाल फैला हुआ है, अब वो क्या करता है, हर बॉडी ऑर्गन से, मान लीजिए ये मेरी पूरी बॉडी है, तो पूरे बॉडी ऑर्गन से क्या करेगा, यहाँ से रिस्पॉन्स लेकर के जाएगा, यहाँ से स्टिमुलस लेकर के जाएगा, है ना, हर जगह से रिस्पॉन्स स्टिमुलस वो ऐसे कैरी करता रहता है। अब कहाँ लेकर के जाता है, ये जाता है मेन सेंटर के पास। मेन सेंटर कौन सा है, ये जितने भी इंफॉर्मेशन जाती है ना, ये जाती है आपके ब्रेन के पास तक। यानी कि सारे न्यूरॉन्स, पूरी बॉडी के जो न्यूरॉन्स है वो किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको यहीं छोड़ दो। अब पढ़ते हैं हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूरॉन का, और न्यूरॉन का काम क्या होता है। देखिए न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन होती है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल होती है। कुछ सेल तो इसमें 1 मीटर लंबी भी होती है, बहुत लंबी लंबी आपकी न्यूरॉन्स आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं। क्या करती हैं, ये कैरी करती है सिग्नल को, कैरी करती है सिग्नल को, स्टिमुलस को या फिर रिस्पॉन्स को। सारे ही सिग्नल है हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, होल बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आपका न्यूरॉन्स ना फैली हुई है। इवन जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में लाइफ प्रोसेस में, कि आप डाइजेशन क्या है, एक क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइजेशन आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते कि अभी मुझे डाइजेशन रोकना है या अभी नहीं करना है, ये सब तो आप डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वहां पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वो काम हमारी बॉडी का है, ठीक है। हमारा स्टमक भी सिग्नल देता है ब्रेन को कि खाना आ गया, चलो इसमें से क्या करवाओ, सिक्रीट करवाओ, किसको, आपके एंजाइम्स को सिक्रीट कराओ, एसिड्स को सिक्रीट कराओ, ठीक है। तो वहां पे भी हमारे क्या जा रहा है, स्टिमुलस जा रहा है, बस अंतर इतना है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स क्या है, पूरी बॉडी में फैली हुई है। अब बात आती है कि जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो किस तरीके से सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाता किस तरीके से है हमारा सिग्नल। तो उसको देखने के लिए पहले तुम्हें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, है ना। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम सुंदर सा डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, और तुम भी अपनी कॉपी में साथ साथ बनाते हुए चलो, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम बनाना स्टार्ट करो, यहाँ से भी हटा दे तो साफ हो जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर साथ साथ बनाते चलो।
देखिए एक बात ये भी होती है कि जैसे आप डायग्राम जब साथ साथ बनाते हैं ना, कई डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से जिनमें टाइम लग जाता है, तो उन डायग्राम्स को मैं पहले से यहाँ पे बना करके रखती हूँ। लेकिन जो डायग्राम्स एटलीस्ट इजी हैं आप उनको हमारे साथ बनाया करो, ठीक है। जब मैं आपके साथ बनाऊंगी ना तो उसमें क्या होता है, आप हर एक पार्ट को विजुअलाइज कर पाते हो, इजीली समझ पाते हो कि बन क्या रहा है। ऐसे डायग्राम्स तो फिर आपकी बुक में भी अगर मैं सेम एज इट इज यहाँ पे उतार दूँ तो ठीक है। तो जो डायग्राम्स एटलीस्ट ईजी है, बनाए जा सकते हैं, वो आप मेरे साथ बनाया करो, ठीक है। चलिए इसमें देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूरॉन का डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। एक होती है न्यूरॉन की मेन बॉडी, ठीक है, मेन बॉडी, उसको कैसे बनाया जाता है, ऐसे, ठीक है। इसके 3-4 हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाल निकालेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बाल हैं, जो भी कह दो आप, ठीक है। ये बहुत लंबे लंबे, इससे क्या होता है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ना, मेन बॉडी, ये इसकी मेन बॉडी होती है। यहाँ से बहुत सारे फिंगर जैसे, या फिर कह सकते हैं फिंगर जैसे कह दो, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, बहुत लंबे लंबे, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो न्यूरॉन होती है ना, फर्स्ट एक बहुत लंबी सी ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक ही सेल है, समझ रहे हैं। तो क्या थी, ये मेन बॉडी थी, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इसका। अब ये क्या होती है, ये जो मेन बॉडी है एक लंबी सी ट्यूब में बदल जाती है। फिर ये जो लंबी सी ट्यूब होती है, बाद में एंड में जाकर के यहाँ पे क्या होती है, दोबारा से पतली पतली ट्यूब्स में टूट जाती हैं, ठीक है। आप जरा समझिए इस बात को। अब देखिए धीरे धीरे इसकी लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपने फिंगर जैसे स्ट्रक्चर देखे ना, न्यूरॉन्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्ट होते हैं। जैसे ये एक न्यूरॉन है पूरी, इसके बाद फिर इससे कनेक्टेड होगी दूसरी न्यूरॉन, थोड़ा सा गैप दे करके, फिर तीसरी न्यूरॉन, ऐसे कर करके क्या है, पूरी बॉडी में हमारी क्या है, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जैसे डेंड्राइट है ना, डेंड्राइट, ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है, ये जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इनको बोला जाता है डेंड्राइट, ठीक है। ये डेंड्राइट्स होते हैं। अब क्या होते हैं, ये डेंड्राइट क्या है, इसके आगे को यहाँ से दूसरी इस तरीके से न्यूरॉन शुरू हो रही होगी, ठीक है। ये पूरी हर जगह से न्यूरॉन से कनेक्टेड है, एक से कनेक्टेड है, एक दूसरी से कनेक्टेड है, ठीक है। एक से कनेक्टेड, दूसरी से कनेक्टेड, तीसरी, इस तरीके से आपकी न्यूरॉन्स है। अब देखिए ये हमने क्या पार्ट देखा, ये डेंड्राइट है। डेंड्राइट के बाद ये जो आप मेन बॉडी देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एक्सॉन, सॉरी, इसको बोलते हैं आप सेल बॉडी, सेल बॉडी या फिर साइटोन, ठीक है। ये जो मेन बॉडी है इसको बोला जाता है सेल बॉडी या फिर इसको बोला जाता है साइटोन। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, बड़ी सी ट्यूब ये जो निकल रही है, इस ट्यूब का नाम होता है एक्सॉन। इस ट्यूब को बोला जाता है, बड़ी सी मोटी सी जो ट्यूब आ रही है ना, इसको बोला जाता है एक्सॉन। और एक्सॉन के बाद जो आप देख रहे हैं ये बड़ी ये जो ट्यूब्स में कन्वर्ट हो गई हैं, इनको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है, एक्सॉन के एंड पर। और ये जो आप बल्ब जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी का नाम भी आप कह सकते हैं, इसी का नाम होता है क्या, ठीक है, इसी को आप कह सकते हैं नर्व एंडिंग, यानी कि नर्व क्या हो गई, यहाँ पे एंड हो रही है। अब देखिए ये जो मैंने एक्सॉन बनाई है ना, ये एक्सॉन ही सारा खेल है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे सिग्नल एक दूसरे में जाते हैं। कैसे जाते हैं, देखिए हमारी बॉडी में या फिर हमारी जो न्यूरॉन होती है उसमें जो हमारे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। जी हाँ, हमारी बॉडी में भी क्या हो रहा है, करंट दौड़ता है, करंट दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, यहाँ पे भी आयंस का एक्सचेंज होता है और एक तरीके से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है। इस तरीके से ना, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज होते हैं, हमारे प्लस माइनस चार्ज होते हैं। इस तरीके से हमारी पूरी जो न्यूरॉन होती है ना, इसमें माइनस नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और एक इंपल्स जनरेट होते हैं। लेकिन ये इंपल्स जनरेट होना आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ ये दिखा हुआ है कि जो न्यूरॉन होती है ना, न्यूरॉन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, यानी कि सिग्नल क्या कर रहा है, सिग्नल एक तरीके से करंट के रूप में आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। बात समझ में आई? तो इसमें जो हमारी सेल बॉडी, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये समझ लीजिए कि करंट जनरेट होता है
आयंस के एक्सचेंज के थ्रू, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को लेके जाया जा रहा है। अब सिग्नल आते कैसे हैं, सिग्नल रिसीव करने का काम है हमारे डेंड्राइट का, क्योंकि सबसे पहला पार्ट क्या है, हमारे जो न्यूरॉन है उसका सबसे पहला पार्ट है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को या फिर सिग्नल को रिसीव करती है और फिर सेल बॉडी में भेजती है। सेल बॉडी में जाने के बाद सेल बॉडी उसको प्रोसेस करती है और क्या करती है, हमारी क्या करती है, ये जो एक्सॉन है ना, लंबी सी ट्यूब, इस एक्सॉन के थ्रू उस सिग्नल को भेजती है। एक्सॉन के थ्रू क्या करती है, हमारे सिग्नल को भेजती है। तो पहले किस में आया, पहले आया हमारे डेंड्राइट में सिग्नल, फिर आया सेल बॉडी में सिग्नल, सेल बॉडी से फिर आया एक्सॉन में हमारा सिग्नल, और एक्सॉन से आता है फिर एक्सॉन टर्मिनल्स में। एक्सॉन टर्मिनल्स से फिर ये दूसरी जो सेल होती है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसे कर, अब देखिए वो कैसे ट्रांसफर कराया जाता है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारी जो मेन साइट है ना, जहाँ पर क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जो लंबे टाइम के लिए लेकर के जा रही है इम्पल्स को, वो है हमारी एक्सॉन। अब एक्सॉन से क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है, ये जो हमने आयंस का एक्सचेंज देखा ना, हो सकता है इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, हो सकता है जो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली ना फ्लो कर सके। इसलिए क्या होता है, जो हमारी एक्सॉन होती है उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाई जाती है, एक रैपर चढ़ाया जाता है, एक शीट चढ़ाई जाती है, जिसको बोला जाता है माइलिन शीट। अब देखिए ये हमारी एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, एक शीट चढ़ाई जाती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरफ से भी ऐसी, ठीक है। ये हो गई हमारी माइलिन शीट। माइलिन शीट कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये जो भी है ना, ये मेरे पास एक पतला सा कपड़ा है, इसको मैं इसके साइड में ऐसे लपेट दूं, है ना, ये मेरी एक्सॉन है, इसके साइड में मैंने इसको लपेट दिया, एक शीट से इसको कवर कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी माइलिन शीट। अब माइलिन शीट क्या है, ये पूरी बड़ी कवरिंग एक नहीं है, पूरे में कवर्ड नहीं है, ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट से छोटी छोटी कवरिंग कर रही है। एक कवरिंग यहाँ होगी, ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप करके ये कवरिंग यहाँ है, फिर थोड़ा सा गैप करके कवरिंग यहाँ होगी, यानी कि क्या है, कवरिंग है तो ये पूरी कवर्ड है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ पूरा कवर्ड होता है, इस पे पूरी तरीके से कवर्ड है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, ये जो माइलिन शीट है ये टुकड़ों में बटी हुई है। क्या होता है, छोटा सा पार्ट इधर माइलिन का कवर्ड है, फिर बीच में छोटा सा गैप है, फिर माइलिन कवर्ड है, फिर छोटा सा गैप है, फिर माइलिन कवर्ड है। तो माइलिन क्या हो गई, माइलिन है डिसकंटिन्यूअस, यानी कि छोटे छोटे बीच में क्या है, इसने खुद को तोड़ दिया है, छोटे छोटे इसमें क्या है, ब्रेक्स हैं बीच बीच में, इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया माइलिन शीट, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी माइलिन शीट। माइलिन शीट होती है व्हाइट कलर की, ठीक है, लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है। माइलिन शीट क्या कर रही है, माइलिन शीट समझते हैं एक्सॉन में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ताकि वो लीक ना हो, इसलिए उसकी कवरिंग बनाई गई है, जिसको बोला जाता है माइलिन शीट, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये पूरा हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, न्यूरॉन का। अब देखते हैं, एक बार रास्ता देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या देखा कि हमारे जो सिग्नल है उसका रास्ता कैसा है, उसका फटाफट से एक बार रास्ते को फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। कैसे देखा, सबसे पहले हमारा किसमें इंफॉर्मेशन आती है, डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट से फिर इंफॉर्मेशन जाती है हमारी सेल बॉडी में, सेल बॉडी या फिर साइटोन में, वहां से जाती है ये एक्सॉन में, और एक्सॉन से जाती है ये एक्सॉन टर्मिनल्स में, ठीक है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन हमने न्यूरॉन के, एक न्यूरॉन के अंदर तो देख लिया कि एक न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन चल रही है। अब देखते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगी, कूद करके। तो अब देखिए, जो मैंने लास्ट में बिल्कुल टर्मिनल्स बनाए थे ना, यहाँ पे इस तरीके से एक्सॉन के जो टर्मिनल्स बनाए थे ऐसे बल्ब जैसे, ठीक है। अब इनको देखते हैं, इनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है, या फिर नर्व एंडिंग। तो जहां पर नर्व एंड होती है ना, जहां पर नर्व एंड होती है, इसको मैंने ऐसे बड़े स्ट्रक्चर में बना लिया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब क्या होता है, यहां से या तो ये दूसरी डेंड्राइट से कनेक्टेड होगी, किसी और न्यूरॉन की डेंड्राइट से एक से कनेक्टेड है, या फिर क्या होता है ये लास्ट में जाकर कनेक्ट हो जाएगी किससे, किसी ना किसी मसल से, ठीक है, किसी ना किसी मसल से। यहाँ पे ये क्या है, मेरी मसल है। कैसे, देखिए ना आपकी, जैसे ये क्या है, ये भी तो हमारी मसल्स ही है ना। अब क्या हो गया, इन मसल्स से आकर के बहुत सारी बॉडी से अलग अलग जो न्यूरॉन्स थी आकर के लास्ट में मसल से अटैच हो गई, ताकि वो मसल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके।
अब क्या होता है, मसल से जहां ये कनेक्ट होती है ना, तो क्या हो रहा है, न्यूरॉन 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 किससे कनेक्ट हो रही है, न्यूरॉन कनेक्ट हो रही है हमारी मसल से, मसल से। इसलिए इसको बोला जाता है, जहां पर ये दोनों कनेक्ट होती हैं इनको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखिए यहां पर क्या होता है, कोई भी न्यूरॉन या तो दूसरे से कनेक्टेड है या फिर मसल से कनेक्टेड है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गैप बना रखा है ना, ये गैप होता है, इसको बोला जाता है, या तो इसे गैप बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं साइनेप्स, या तो इसे गैप बोल दीजिए या तो बोल दीजिए इसे साइनेप्स। ठीक है, ठीक है, गैप या फिर साइनेप्स। और ये जो एंड होते हैं ना, इसको सिनेप्टिक नोब भी बोला जाता है, सिनेप्टिक नोब, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया था। अब क्या होता है, हमने देखा था कि पूरी की पूरी जो न्यूरॉन थी, यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन में जो हमारी न्यूरॉन से सिग्नल ट्रांसफर हो रहे थे वो किसके फॉर्म में हो रहे थे, वो इम्पल्स के फॉर्म में हो रहे थे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में हमारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे हमारे सिग्नल्स। लेकिन अब क्या होता है, अब यहां से जब इसे दूसरे न्यूरॉन में या फिर किसी मसल में कूदना है, इंफॉर्मेशन को, इम्पल्स को दूसरी जगह भेजना है, सिग्नल को दूसरी जगह भेजना है, तो वो आयंस के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता, आयंस के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता है, सिर्फ एक्सॉन में क्या करता है, आयंस या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल में या फिर ये जो कह सकते हैं ना बल्ब जैसे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, इसमें आता है, तो वो जो इम्पल्स थी ना, वो इम्पल्स कन्वर्ट हो जाती है केमिकल्स में, यहां तक आती ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल्स में। ठीक है, अब देखिए यहां पर भर गए मेरे बहुत सारे केमिकल्स। ठीक है, अब मेरे पास इम्पल्स से कन्वर्ट हो गए, केमिकल्स आ गए। अब क्या होगा, ये केमिकल्स किस में छोड़े जाएंगे, इस साइनेप्स में छोड़े जाएंगे। ये केमिकल्स इस वाले एक्सॉन टर्मिनल में इस गैप में छोड़ दिए, इस गैप में जब छोड़ दिए, साइनेप्स में छोड़ दिए, उसके बाद क्या हो गया, ये हमारे आ गए केमिकल्स इस गैप में। अब इस गैप से क्या होगा, मसल के अंदर या फिर कह सकते हैं कि हमारी जो दूसरी न्यूरॉन होती है, या तो मसल होगी यहाँ पे या फिर दूसरी न्यूरॉन कनेक्टेड होगी, तो दूसरी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इस केमिकल को अपने अंदर खींच लेते हैं, अपने केमिकल्स को पकड़ लेते हैं, और इसी तरीके से मसल जो होती है वो मसल पकड़ लेती है केमिकल्स को। तो बात समझ में आई, क्या हुआ कि यहाँ से डेंड्राइट ने क्या करा, डेंड्राइट लेता है केमिकल्स की फॉर्म में, दूसरी न्यूरॉन से इसने केमिकल के फॉर्म में हमारे सिग्नल को लिया, केमिकल में जाकर के केमिकल गया, अब हमारे सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी में जाते ही ये इम्पल्स बन जाता है, और इम्पल्स ही ट्रेवल करती है हमारी पूरी एक्सॉन में। एक्सॉन में जाने के बाद जब ये एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचती है, तो क्योंकि वापस से इसे दूसरी न्यूरॉन को देना है, तो ये वापस से केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई, तो ये हो गया हमारा किस तरीके से हमारी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगी, ये वाला लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। कल पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्स सेक्शन वगैरह और ब्रेन का भी स्ट्रक्चर देख लेंगे कल। अभी देखते हैं एक इसमें क्या दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है। अब क्योंकि सीबीएसई को एनसीईआरटी की एक्टिविटीज पता नहीं क्यों इतनी पसंद आती है, वो एक्टिविटीज में से बहुत क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, पिछली वाली जो आपने चैप्टर देखा था उसमें भी एक एक्टिविटी थी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में छोड़नी थी, उसमें से भी पिछले सालों में क्वेश्चन है। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या एक्टिविटी दे रखी है। इसमें कह रखा है कि आपको कुछ भी खाना है, ठीक है, खाना है, आपको टेस्ट करना है कोई चीज, लेकिन क्या करना है, एक बार आपको नाक अपनी खोल रखनी है और एक बार क्या करना है, अपनी नाक को बंद करके आपको किसी खाने को टेस्ट करना है। अब आपने देखा होगा जब आपको सर्दी हो जाती है, यानी कि आपको जुकाम हो जाता है, या फिर आप अपनी नाक को खुद से बंद कर लेते हैं, तो आपको चीजों का टेस्ट आना कम हो जाता है, टेस्ट आना बंद हो जाता है। एक तो स्मेल भी नहीं आती है और टेस्ट भी नहीं आता। तो अब एनसीईआरटी पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अगर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या करती है, अलग अलग जगह से क्या लेती है, स्टाइमुलस को लेती है। स्टाइमुलस किसके थ्रू लेती है, स्टाइमुलस लेती है वो रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, रिसेप्टर्स के थ्रू। अब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, टंग, ईयर, नोज, ये सब जो है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, इनमें कुछ अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, उनका कुछ कुछ नाम भी होता है, जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपकी
टंग में प्रेजेंट होते हैं। टंग तो पता है, आपके टंग के अंदर बहुत सारी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। लगभग 10,000 के करीब आपकी टंग के अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, जो आपको टेस्ट दिलवाती हैं अलग अलग चीजों का। तो वहां पे क्या है, उन टेस्ट बड्स के अंदर होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं। सिमिलरली एक दूसरे तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपकी नोज के अंदर। ठीक है, नोज के अंदर। अब नोज में ये प्रेजेंट है तो ये क्या कराते हैं, ये आपको स्मेल दिलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्मेल दिलाने में हेल्प करते हैं। तो ये रिसेप्टर्स हो गए गस्टेटरी रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जब आप कुछ टेस्ट करेंगे तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स लेकर के जाएंगे न्यूरॉन तक सिग्नल, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपकी स्मेल को लेकर के जाएंगे। अब क्या होता है, जब आपको नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है ये। अब ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है, आपके नाक में क्या प्रेजेंट है, आपके नाक में प्रेजेंट है म्यूकस। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा व्हाइट कलर का जो धुंधला सा सब्सटेंस होता है जो आपकी नोज को क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस इसके साइड में ना लाइनिंग बना के रहता है। इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के आसपास क्या रहता है, म्यूकस चिपका हुआ रहता है। जैसे ही आप किसी चीज को स्मेल करते हैं तो वो वेपर्स क्या करते हैं, उस चीज के वेपर्स इस म्यूकस में आकर डिफ्यूज हो जाते हैं। वेपर्स आके म्यूकस में आकर क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं इनको तब पता लगता है, ये डिफ्यूज्ड जो हमारे वेपर्स है ना, इनके थ्रू पता लगाते हैं कि किस चीज की स्मेल आई है। लेकिन क्या होता है, जब हमें जुकाम होता है तो क्या होता है, इस म्यूकस के ये जो म्यूकस की लाइनिंग है ना बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है और ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो जब ये ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वेपर्स इसके अंदर मोटी लेयर होने की वजह से डिफ्यूज नहीं कर पाते और हमें क्या होता है, जो स्मेल आनी हो जाती है वो बंद हो जाती है। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि स्मेल आनी बंद हो जाती है, भाई खाने का टेस्ट क्यों आना बंद हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, नोज यानी कि स्मेल जो करवा रही है और जो टंग होती है, ये दोनों ही हमारे खाने के टेस्ट को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बल्कि 80% टेस्ट को आपको पहचानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तो हमारे म्यूकस की वजह से बंद हो गए कोल्ड में, तो हमें स्मेल के साथ साथ टेस्ट आना भी बंद हो जाता है। बस थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाता है इन गस्टेटरी रिसेप्टर्स की वजह से। यानी कि मेन रोल किसका है हमारे स्वाद आने में, वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का। बात समझ में आई, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतना ही आज इस चैप्टर को यहाँ पे मतलब इस लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।